तो बेटा ये अगला चैप्टर ट्राइंगल त्रिभुज, ठीक है ना बेटा। ये इस तरह के सवाल आए हैं, ठीक है ना। हमको केवल ये देखना है कि सिमिलर है या नहीं। और अच्छी चीज ये है कि 1 नंबर या 2 नंबर में कहीं भी आए तो आपको केवल कारण अगर पता है तो लिख दो, नहीं तो यस और नो में लिख के आ जाओ। देखो सीधी बात। तो देखो एक बेसिक एक इसका प्रिंसिपल है, उससे बेटा हर चीज काम होती है। क्या होता है, कोई भी आकृति, जैसे ये काय की क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहा है, तो बेटा इसमें दो चीजें मायने रखती है बस। पहली चीज होती है एंगल, क्या चीज है, या तो पहली चीज होती है एंगल और दूसरी चीज होती है बेटा साइड, ठीक है। इन सबके कारण ये अलग अलग इनके नाम हो जाते हैं। कोई रेक्टेंगल बन जाता है, कोई स्क्वायर बन जाता है, कोई रोम्बस बन जाता है, ठीक है। तो इसके कारण तो बेटा हमारी जो थ्योरम कहती है ना ट्राइंगल की सिमिलर वाली, वो ये कहती है कि जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब संगत एंगल जो है वो बराबर होने चाहिए। कैसे, जैसे मान लो अगर ये 90 दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा ये 90 है, तो ये भी कितना होना चाहिए 90। पहली चीज ये सिमिलर होने की। दूसरी चीज ये है कि आपको जो साइड है वो समानुपात, मतलब प्रोपोर्शनल रेशियो में होना चाहिए। समानुपात मतलब एक जैसे रेशियो में होना चाहिए। जैसे इसमें देखो ये 1.5 है, ये 3 है, तो 1.5 का दुगना कितना होता है 3। ऐसे ही हर साइड पे देखो 1.5 का दुगना 3, 1.5 का दुगना 3, 1.5 का दुगना, एक समानुपात है। समान अनुपात पे सारी बातें हो रही, दोनों चीज समझ में आई। अब ये भैया भुजा तो मैंने देख ली कि ठीक है प्रोपोर्शनल में है, एंगल देखो यहाँ 90 बन रहा है, क्या यहाँ 90 बन रहा है, नहीं भाई। संगत एंगल जो है वो कैसे होने चाहिए, एक जैसे। मतलब एंगल डी है, एंगल एस के बराबर होना चाहिए। तो मुझे वहां तो 90 दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं है। और बेटा ये है भी नहीं, क्यों, क्योंकि बेटा ये समचतुर्भुज है और ये नहीं वर्ग है, स्क्वायर है। देखो चारों भुजाएं कैसी है इसकी, बराबर। तो ये तो इसके गुणधर्म भी नहीं है एक जैसे, ये दूसरी खानदान से, समझ रहे हो ना। तो हम लिखेंगे पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 में। और ये बस मेरे को देना नहीं था, लेकिन चूंकि बेटा कोई भी चीज छोड़नी नहीं इसलिए अपन ने इसको ले लिया। तो भैया हम लिख के आएंगे नहीं कि समरूप नहीं है, ठीक है ना। और अगर कारण अगर देना भी चाहते हो तो दे लो। जो पहली फर्स्ट फिगर है जो, ठीक है ना, वो काय का है, रोम्बस है। और दूसरा जो फिगर है बेटा वो काय का है, उसके है, ठीक है। इसलिए दोनों सिमिलर। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो ये कॉन्सेप्ट बनाएगी आपका। अब देखो इधर ध्यान से, ये रेक्टेंगल दिख रहा होगा और ये स्क्वायर है। रेक्टेंगल तो कई बार देखा ना तुमने ना, आयत, और वो वर्ग है। देखो इधर 90 डिग्री 90 डिग्री, आर भी 90, सब 90 डिग्री चारों, इसके भी 90 90। लेकिन अब रेशियो देखो, रेशियो बनाओ जरा, 3 2 2 2, इन दोनों के एक जैसे बन रहे हैं। देखो 2 एकम 2 2 एकम 2, इसके बन रहे हैं क्या। तो जो साइड है वो एक जैसा रेशियो नहीं बना रही, ठीक है ना। यहां बना रही थी, देखो तो 1.5 दूनी 1.5 दूनी 1.5 दूनी 1.5 दूनी, सही है। यहां पर देखो 3 2, तो भैया यहां भी फिर दूसरा कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे इसको सिमिलर हम प्रूव करते हैं। तो सिमिलर नहीं है कि भैया एंगल तो 90 डिग्री बन रहे थे, ठीक है ना, और गुणधर्म भी नहीं है। तो पहला वाला जो फिगर है वो क्या है, रेक्टेंगल है, और दूसरा वाला उसके, बात समझ में आई। तो अगर जाए ये आयत है पहला वाला, और दूसरा वाला क्या है, ठीक है। तो नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। समझ में आ रही है बात, यहां तक कोई दिक्कत। चलो अगली चीज, अगला सवाल है। अब ये तो नॉर्मली सवाल था, ये आए हैं सही, मैंने दे दिया। ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, वो यही है। ये 2 नंबर में 101% देखने को मिल जाएगा कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। बेसिक प्रोपोर्शनली थ्योरम या थेल्स प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल है बेटा कि मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल की 3 भुजाएं होती हैं, ये 1 ये 2 ये 3। कोई भी एक भुजा के, कोई भी एक भुजा के समानांतर, जैसे ए बी सी, एक ट्राइंगल है बेटा। तो बीसी के समानांतर मान लो मैंने एक लाइन खींची, ये खींच दी, ठीक है ना, पैरेलल मैंने एक लाइन खींची। तो बेटा ये जो लाइन है, मान लो ये ई और डी है, क्या है, ई और डी, ठीक है ना। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है, ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहती है कि आपने त्रिभुज की
कोई एक भुजा के समानांतर कोई एक भुजा अगर खींची है तो वह अन्य दो भुजाओं को बराबर बराबर अनुपात में बांट देगी। मतलब अगर अनुपात निकालोगे ए अपॉन ई बी इक्वल टू मिलेगा एडी अपॉन डी सी। ठीक है, ये है आपका बेटा थेल्स थ्योरम। ठीक है, इतना बस आपको लिख के आना है, चित्र बनाना और ये लिख के आना है इसके 2 नंबर। तो बेटा स्टेटमेंट सब लोग आप याद कर लेना, मैंने आपको समझा ही दिया है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इन ए ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी देन फाइंड ईसी इफ ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एडी इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, डीबी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा, उससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एबीसी है ये ट्राइंगल, ठीक है ना, उसमें बीसी के पैरेलल एक लाइन दी है डी। ठीक है, क्लियर है? बस अब पूरा दिमाग इधर लगाओ, देखो पूरा चैप्टर पानी की तरह आएगा अपनी समझ में। आगे बढ़ते हैं। तब देखो क्या क्या दिया है हमको, ईसी हमको निकालना है। ईसी मतलब ये हमको फाइंड करना है बाबू। ठीक है, ए कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एडी कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद डीबी 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, मुझे पता है थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग कि अगर ये पैरेलल है तो ये बराबर भागों में बांट रही होगी। मतलब एडी इक्वल टू डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी। समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से? ठीक है, कोई भी चीज डाउट नहीं रखना। ठीक है, एडी कितना है 1.5, डीबी कितना है 3, ए कितना है 1 और ये कितना है एक्स बोल दो इसको। ठीक है, क्रॉस कर दो, इसके बाद क्या करना है क्रॉस, तो 1.5 इंटू एक्स और ये 3 इंटू एक्स की वैल्यू निकालना है आपको, 3 इंटू 1 1.5। ये पॉइंट हटाओगे बेटा तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब 10 ऊपर 15, 3 5 है और 5 दूनी 10, तो एक्स बराबर कितना आ गया 2। मतलब कि जो ईसी है वो कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। और यही आपका फायदा कुछ है। और ये आएंगे इस तरह के सवाल बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है? थेल्स थ्योरम पे काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक और सवाल, ये सॉरी इसी का चित्र था, ये अपन देख नहीं पाए, इसका चित्र था नीचे। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ये सिद्ध करने वाला है चौथा, इसको मैं अभी रोक दे रहा हूं। अभी अपन क्वेश्चन नंबर 5 कर ले रहे हैं पहले। ठीक है ना, क्या कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो तो भैया 5th नंबर पे क्या कह रहा है, पढ़ के देखते हैं। E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR. State whether ES parallel QR। तो देखो बेटा एक चित्र बना ले रहे हैं अपन धीरे से। PQR यही बोला है ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल PQR। ठीक है, और एक इसने लाइन डाली है ES, यहां से ES। अब बस वो हमको ये प्रूफ करना चाह रहा है कि हमको ये बता दो कि EF जो है वो पैरेलल है QR के पैरेलल। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं प्रूफ कर दूंगा। अगर ये पैरेलल है तो जाहिर सी बात है कि ये इसको बराबर 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 रेशियो में बांटेगी। बात समझ में आया? वही देखो थेल्स थ्योरम ही चल रही है अभी तक। ठीक है ना, तो उस पर जितने बेस वाले सवाल है पहले अपन कर ले रहे हैं, फिर अपन प्रूफ करने वाले करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे अपन। ठीक है, तो देखो हाँ, तो पहला वाला सवाल में जो जो दिया है सब यहाँ लिख दो। P कितना दिया है 3.9, ओके। EQ 3 सेंटीमीटर। अब PF, अच्छा ये जो पॉइंट है उसने E और F बोला था। ठीक है ना, ये जो पॉइंट है ना ये E और F है, यहाँ क्या है। ठीक है, अब दिख रहा होगा तो इसको PF लिख लो। क्या लिख लो? और कुछ नहीं, PF और ये हो जाएगा F। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है ना, उसने जो पॉइंट दिए थे अपन ने वो नहीं लिख पाए थे। ठीक है, तो उसने कहा था E और F ये 2 पॉइंट है। ठीक है, तो देखो PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। ठीक है, चलो देखते हैं भैया इधर। इसको अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, इधर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो ये आएगा। अब देखो 3 एकम 3, 3 3 9 और 3 नाम, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24 होता है। ठीक है, और देखो 4 तिया 12, ठीक है, और 4 दूनी 8 और ये तो कटने से रहा। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं?
आ रहे हैं क्या? नहीं, मतलब बराबर रेशियो में नहीं काटा, अतः पी सॉरी ई एफ सॉरी 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 ई एफ नॉट पैरेलल क्यू आर। ठीक है, नहीं है रेशियो की जैसे। आगे बढ़े, अगला सवाल वहीं कर देना था वैसे, लेकिन ठीक है अपन लिख ले रहे हैं। पीई इक्वल टू ई क्यू था, ई क्यू इक्वल पी एफ अपॉन आर, आर एफ या एफ आर, बात एक ही। ठीक है, ये था अपना वहां से। तो देखो कितना था 4, ई क्यू कितना है 4.8 अपॉन 9। बेटा ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, नीचे 45। देखो 5 अट्ठे 40, 5 नाम 8/9 बराबर 8/9, एक जैसे आ गए। मतलब क्या है? पैरेलल है। मतलब इस वाले में ई एफ पैरेलल मिल जाएगा किसका? क्यू आर। कह देना यस है। बात समझ में आई? कुछ था? ठीक है, आगे बढ़े। चलो और देख लेना है, और कोई इस तरह के सवाल तो नहीं है, प्रूफ ही करने वाले बचे हैं, बस प्रूफ कर देंगे अब। ठीक है, चलो तब प्रूफ करना है। देखो तो क्वेश्चन नंबर प्रूफ है, क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ करना है। और क्या प्रूफ करना है? ये थेल्सफिर में प्रूफ करना है बेटा, ये थेल्सफिर में है, इसको हमको प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो बड़े आसान तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलो बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि यही वो थेल्स थ्योरम है। ठीक है ना, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप एक चित्र बना लो पहले तो। ठीक है, और एक एक चीज को, हर छोटी छोटी चीज को समझ समझ के आगे बढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगी, और कुछ नहीं। ठीक है, देखो बेटा ए बी सी एक ट्राइंगल है। ठीक है, एक पैरेलल लाइन गई है, इसको बोल दो डी और इसको बोल दो ई। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो इतना हमको दिया है कि एबीसी एक त्रिभुज है, डी पैरेलल है बीसी के, और अगर ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है तो हमको प्रूफ क्या करना है कि अन्य दो भुजाओं कैसे करेगी विभाजित? बराबर अनुपात में। ठीक है, देखो बेटा, तो पहले गिवन में हम लिख लेते हैं। गिवन में दिया है एबीसी। एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। एक क्या है? त्रिभुज ट्राइंगल है। ठीक है, डीई पैरेलल है बीसी के, तो तथा तथा ठीक है, यह है ए बी तथा एसी को क्रमशः ए बी को काट रहा है डी बिंदु पर, डी बिंदु तथा ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। रेखा है क्योंकि। ठीक है, फिर से देख लो एक बार। ए बी सी एक त्रिभुज है, डीई बीसी के पैरेलल लाइन है। ठीक है ना, और ये जो लाइन है डी वो ए बी को डी बिंदु पर और एसी को ई बिंदु पर क्या कर रही? काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इतनी बात समझ में आई बेटा? ये गिवन में लिख लें। उसके बाद अब देखो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है वो देखो। हमको ये प्रूव करना है कि ये लाइन इसको काट रही है ना बराबर अनुपात में, मतलब ए डी इक्वल टू डी बी, ए इक्वल टू ई सी। ये हमको क्या करना है बाबू? बात समझ में आ रही है? एक एक चीज करके। अब देखो कंस्ट्रक्शन, कुछ रचना कर दो। ठीक है, तब देखना भैया। यहां से एक लाइन ऐसी डालो। ठीक है, इसको बोल दो एम, और यहां से एक लाइन डालो, इसको बोल दो एन। ठीक है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है ये? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ई एन परपेंडिकुलर है काय का? एसी का, सॉरी ए बी का कहलाएगा। ऐसा डल रहा है ना, ए बी का। ठीक है, और जो डीएम है वो परपेंडिकुलर काय का है? एसी का। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, और आगे बढ़ते चलो।
धीरे धीरे। अब इधर देखो, इसको मिलाना पड़ेगा, ठीक। तो डी ज्वाइनिंग सी, डी ज्वाइनिंग सी एंड बी ज्वाइनिंग ई, ठीक है, इसको भी मिला दिया। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। अब सीधे चलते हैं अपन क्या, प्रूफ पे। कहां चलते हैं कि भैया प्रूफ करते हैं। देखो इधर ध्यान से। अब पहले एक बार बता दूं मैं, देखना बेटा, इस वाली लाइन पे अगर आओ तो आपको दो एंगल बनते समझ में आ रहे होंगे। एक है ए डी ई, दिख रहा है, दिख रहा है, और एक दिख रहा होगा बी ई डी। दो एंगल दिख रहे हैं। चलो अब देखना इधर ध्यान से। तो ए बी इन ए बी साइड, ए बी भुजा पे, ठीक है। कौन कौन से एंगल बन रहे थे? तो ए डी, ए डी ना, ए डी है। थोड़ा सा वो चित्र जो है उसको छोटा कर लो, ए डी, ठीक है। एक तो ए डी है। अब ये क्या है? ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल। और ट्राइंगल का एरिया का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू क्या होती है? हाइट, ठीक है। इधर देखो, उसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, ट्राइंगल ए डी ई, ए डी, ठीक है। तो देखना भैया ध्यान से, एरिया कैसे निकलेगा ए डी का। 1/2 चाहिए, ठीक है। बेस लाइन क्या कहलाएगी तुम्हारी? इतने में एडी, सही है भाई। इस त्रिभुज में एडी बेस कहलाएगा, ठीक है। और ऐसा समझ में नहीं आया तो ऐसा भी एक कॉन्सेप्ट लगा लेना कि बेटा EN जो है ना वो परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर जिस भुजा पे जाए ना वही क्या होती है? बेस। क्या होती है? बेस। और तुम्हारी हाइट जो आएगी बेटा वो परपेंडिकुलर, मतलब EN होगी। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो दूसरा जो ट्राइंगल बन रहा था वो कौन सा? बी ई डी, बी ई डी। उसका एरिया का फॉर्मूला भी कितना होगा बेटा? 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से। अब पहले एक बार यहां समझ लो। देखो बेटा क्या होता है, कोई ऐसा त्रिभुज रहे, ऐसा ऐसा त्रिभुज, तो उसका जो हाइट है ना वो ये जो है ये हाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लेकिन कोई अधिक कोण हो, मतलब 90 से ज्यादा, तो देखो ये अगर इस तरह से है, ठीक है, तो इसकी हाइट क्या होगी बेटा? इसकी हाइट होगी पीछे तरफ, मतलब ये। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। हाइट कहां होगी? पीछे तरफ, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से। तो ये एंगल को एक बार देखो, देखना जरा ध्यान से। बी ई दिख रहा है, 90 से ज्यादा है, तो ये इसकी हाइट क्या होगी? EN होगी। दिख रही है? पीछे से यहां जाके मिलेगी, ठीक है। तो देखो 1/2 बेस इसका कितना होगा? बेस तो इतना रहेगा BD, BD, और जो इसकी हाइट निकल के आएगी वो कितनी आएगी? EN। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, ऐसे मत देखो लेकिन, ठीक है। ये है, इस तरह का एंगल बन रहा है, तो बेटा हाइट इसमें ये नहीं होगी, ठीक है ना, ये होगी पीछे से ये, ठीक है ना। समझ में आया? तो इधर देखो ध्यान से, एक बार चित्र को अच्छे से देखो इधर ध्यान से। ये बन रहा है चित्र, यही है ना। तो ये तो हाइट पीछे से जाके ये दिख रही है। अब वो चित्र थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। चलो क्लियर है? तो भैया ये इस लाइन पे जो एंगल बन रहे थे वो हमने ले लिया, ठीक है। क्लियर है? अब क्या करो, इतना करने के बाद इन साइड, अब ए भी ले ली थी, एसी साइड की तरफ जाओ, एसी साइड, ठीक है, उस तरफ। तो देखो उस तरफ कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? एक तो AED। अब देखो AED लिख लो या ADE लिख लो, बात तो एक ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ADE पहला एंगल बन रहा है ADE। उसका बेटा जब तुम एरिया निकालोगे कितना निकलेगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट,
ठीक है, तो देखो 1/2। अब बेस यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, देखो ध्यान से, बेस ए कितना हो जाएगा, ए, तो ए और इसकी हाइट कितनी बेटा, वो परपेंडिकुलर डाला था जो ई है, सॉरी डीएम, डीएम परपेंडिकुलर डाला था ना, देखो एक ये डाला था ये, ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत, आगे। अब देखो अगला एंगल क्या बन रहा है, अगला एंगल बन रहा है, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, एक दूसरा लिख लो सी डी ए, क्या लिख लो, सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई, अगला है सी डी ई एरिया, उसका ही फॉर्मूला क्या होगा बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखना बाबू ध्यान से, तो 1/2 इसके लिए बेस क्या होगा, इसके लिए बेस होगा ये EC, क्या होगा EC, EC, और हाइट इसकी DM ही आना, बताया था ना, पीछे से बढ़ के जो आएगी वो, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक। अब देखो इधर ध्यान से, अब थोड़ी सी जगह और चाहिए थी वैसे, तब देखो इन दोनों का अनुपात निकाल लो और इन दोनों का, तो मैं लिखूंगा, देखना इधर ध्यान से, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बीईडी, बीईडी, तो इसका कितना निकला था बेटा, 1/2 एडी इंटू ई एन, याद करो, और इसका कितना निकला था, 1/2 BD इंटू ई एन, याद आया, 1/2 से 1/2, ई एन से ई एन कैंसिल, तो बेटा ADE इक्वल टू आया है BED, और वो आया है AD अपॉन BD, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो अब कौन सा लेना है, ये दोनों, तो इसमें पहला वाला तो यही था ADE और अपॉन में CD, ठीक है, इसका 1/2 AE अपॉन DM, अरे भैया उसको बंद ही हो जाएगा, DM, और इसका कितना है 1/2 EC इंटू DM, 1/2 से 1/2, DM से DM, तो बेटा इसका आएगा ADE इक्वल टू CD, इसका कितना आया AE अपॉन EC, ठीक है। अब देखो ये दोनों अगर बराबर आ गए हो बेटा, तो अब देखो ऊपर तो एक जैसा है, ठीक है, अब एंगल BED जो है वो मिलेगा एंगल CDE के बराबर। अब तुम पूछो क्यों, क्योंकि बेटा ये दोनों जो है ना एक ही बेस लाइन के नीचे बन रहे हैं, ये देखो ये बेस लाइन कितनी DE और BC एक ही बेस लाइन है ना, इन दोनों के पीछे बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो देखो बेटा ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर आपस में कैसे हो गए बराबर, अब कुछ नहीं, बस अतः AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमको क्या करना था, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो BD और ये CD ये दोनों बेटा बराबर मिलेंगे, क्योंकि ये एक ही बेस लाइन के नीचे बनने वाले एंगल है, तो ये दोनों कैसे मिलेंगे बराबर, और अतः करके भाई ये दोनों आपस में कैसे मिल जाएंगे बराबर, और यही क्या है हमारा हेल्स प्रमेय, ठीक है ना, हेंस प्रूव, खत्म, ठीक है बेटा। अगला करते हैं, देखो ये हो गया चौथा। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 मुझे अच्छे से याद है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लो। देखो इधर ध्यान से भाई, AB एट AC इंटरसेक्ट साइड, ठीक है, तो देखो ABC आप पहले लिख लो, AB इंटरसेक्ट ABC D और E, दो पॉइंट कौन कौन से हैं,
ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन AB इक्वल टू AE, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसको समझना भैया बहुत प्यार से। वी नो दैट, हम जानते हैं, काय से, थेल्स थ्योरम से। काय से जानते हैं भैया, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से देखना फिर ध्यान से, थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि AD DB इक्वल टू AE अपॉन EC, इतना तो पता है। अब देखो उधर ध्यान से, इसको पहले भाई अगर कहीं 1/2 लिखा है और कहीं मान लो 3/2 लिखा है, तो इसका उल्टा भी तो सही है, मतलब 2/1 इक्वल टू 2/3 नहीं कर सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसको उल्टा लिख दो पहले, तो DB अपॉन AD EC अपॉन AE। अब क्या करूंगा बेटा, मैं दोनों तरफ एड वन इन बोथ साइड, दोनों तरफ कितना जोड़ने पर, ये भी जोड़। तो देखो DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। बेटा एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आना है, AD 1 DB आएगा और यहां कितना आएगा, AD। AE एलसीएम, AE उधर जाएगा तो यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब इतना अगर हो गया हो तो सब ठीक है। देखो उधर ध्यान से, ठीक है, थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है। ये DB और AD अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो AB आ जाएगा, AB लिख सकता हूं ना। देखो उधर ध्यान से, DB और AD जुड़ के क्या हो जाएगा, AB अपॉन में कितना है, AD। EC और AE जुड़ के क्या लिख सकता हूं, AC अपॉन क्या आ गया, AE। अब बेटा तुमने शुरुआत में इसको पलट दिया था ना, पर पलट दो, क्या कर दो, पलट दो, तो ये हो जाएगा AD अपॉन AB AE AC। और यही क्या करना था, ठीक है। तो क्या हो गया, ये कुछ नहीं था। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया है बेटा, LM एंड CB कहां गया, CB, ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। इसी तरह LN CD के पैरेलल है, प्रूव दैट, ठीक है। तो अब ये चित्र बेटा थोड़ा सा मैं प्रूफ क्या करना है वो लिख ले रहा हूं यहाँ, AM अपॉन MB, सॉरी AB इक्वल टू AN इक्वल टू AD। ये जो प्रूफ करना है बेटा वो मैं लिख ले रहा हूं बस, बाकी सब मेरे को चित्र समझ में आ जाएगा, ये मैंने चित्र, ठीक है। देखो बेटा मैं इसको देख पा रहा हूं कि इसमें दो ट्राइंगल बन रहे हैं, अगर तुम देख पा रहे हो तो। एक देखो BAC दिख रहा है, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, ट्राइंगल BAC, देखो BAC, ठीक है। अब वो खुद ही कह रहा है कि LM और BC जो है वो क्या है, पैरेलल है, क्या है। जब वो उसने खुद ने बोला है कि LM बोला उसने, LM लिख लो, LM पैरेलल है किसके, CB के, ठीक है। मतलब कौन सा थ्योरम लग जाएगा यहाँ, अकॉर्डिंग टू थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग AM अपॉन MB इक्वल टू आने वाला है AL अपॉन LC, सही है। तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, देखो यहां से लिया था तुमने B, अब ले लो DAC, क्या लिख लो, DAC, मैं यहां भी लिखना था। और हमको यहां भी बोला था कि भैया LN जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। मैंने कहा ठीक है, तो कौन सा प्रमेय लग जाएगा, थेल्स। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि AN अपॉन ND इक्वल टू AL अपॉन LC,
सही है, ये हो गया इक्वेशन नंबर। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर देखोगे, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखो इधर ध्यान से, ये एल अपॉन एलसी, एल अपॉन एलसी, ये वाला भाग बराबर है तो ये वाला भाग भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, और यही हमको बेटा चाहिए था प्रूफ करने के लिए। देखो यही तो चाहिए था, ए एम अपॉन, क्या लिख दिया रे मैंने, एम बी लिख दिया क्या चित्र में, ठीक है। तो अपना क्या निकला, ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, लेकिन अपने को तो क्या लाना था यहाँ, इधर देखो ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। तो बेटा इसके लिए अपने को जाना पड़ेगा इसके पहले वाले सवाल में। इधर देखो जल्दी से ध्यान, इधर हमने क्या प्रूफ किया है, इधर लिख दे रहा हूं मैं, ए डी अपॉन ए बी ए अपॉन ए सी, ये हमने क्या किया था, प्रूफ किया था। देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए डी अपॉन ए बी हो सकता है, ए अपॉन ए सी हो सकता है। तो देखो उसी का बस यहां पर करना था कि देखो आप इसको थोड़ा छोटा करो, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो आप ए एम अपॉन ए बी लिख सकते हैं और ए एन अपॉन ई डी लिखते हैं, और ये आपको क्या करना था, ठीक है। ये पिछले वाले को लेके ये वाला सवाल हमको प्रूफ करना था, ठीक है बेटा। चलो बेटा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड देन फाइंड एंगल पी, ठीक है। एंगल पी की आपको वैल्यू निकालना है। देखो बेटा क्या है, ये जो आपको चित्र दिख रहा है ना, ठीक है, सपोज करो कि ये इसको ऐसा उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं, ठीक है। तो देखना इधर ध्यान से, केवल कुछ नहीं, इस ए बी को इधर, ठीक है। तो ए बी, और जब मैं ए बी और उसके संगत भुजा कौन सी मिलेगी, आर क्यू, उसको देखता हूं तो ए बी कितना है 3.8 और वो कितना है 7.6, पॉइंट हट जाएगा दोनों से, ठीक है। तो 38/76 आएगा, और 38 से कम 38, 38 दूनी 76। अगर मैं इसको ऐसे करके रख भी दूंगा तो देखो BC अपॉन PQ, तो BC कितना है 6 और ये कितना है 12, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब कौन सी बच रही है, AC अपॉन RP, तो देखो 3√6, ये दोनों कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो बेटा ये तो सिमिलरिटी निकल गई, कौन सी, एस एस एस, मतलब तीनों भुजाएं कैसी हैं, सेम जैसी। तो इसका मतलब इसके जो एंगल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, एक दूसरे के बराबर, कैसे रहेंगे, इक्वल, सेम रहेंगे। तो देखो भैया ये एंगल आपको P निकालना है, ये वाला, ये मतलब C निकालना है कुल मिला के, ठीक है। तो देखो पहले कौन से ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करूंगा तो कितना आएगा बेटा, 180। 80 है ये 60 है, एंगल C नहीं पता बेटा, 8 और 80 और 60 140, एंगल C 140 को इस तरफ ले जाओ तो एंगल C यहां बच जाएगा माइनस का 140, एंगल C बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं जानता हूं कि भैया एंगल A जो है वो एंगल R के बराबर निकलेगा, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर निकलेगा, इसी तरह एंगल C जो है एंगल P के बराबर। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कुछ था क्या सवाल में, कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से, ठीक है। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग on the ground and at the same time a tower cast shadow 28 meter long, find the height of the tower। देखो बेटा क्या है, 6 मीटर लंबाई का एक स्तंभ मतलब पोल, देखो 6 मीटर का एक पोल है, 6 मीटर, ठीक है। इसकी कुछ परछाई दिख रही है, शैडो, ठीक है। ये सूरज है यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसकी परछाई दिख रही है, ठीक है, इसको मिला दो जरा, ठीक है। और इसकी परछाई कितनी है
4 मीटर। कितनी है? 4 मीटर। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है बेटा, ताकि 6 जैसी लगे। तो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब वो बोल रहा है कि एक मीनार है जिसकी छाया की लंबाई 28 है। ठीक है, तो देखो ये मीनार है। ठीक है, मीनार की हाइट नहीं पता, उसको क्या मान लो? h। और उसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी है? 28 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, इसको भी एम में ही लिख दो ना यार, काय के लिए हिंदी के साथ। ठीक है, चलो देखो भैया, इसको समझना है। देखो भैया, सूरज का क्या बोला है? सेम टाइम। क्या बोल रहा है? सेम टाइम। इसको नाम दे दो पहले P, इसको बोल दो Q, और इसको बोल दो R, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, और इसको बोलो C। देखो सेम टाइम की बात हो रही है। क्या हो रही है? सेम टाइम की। मतलब सन जो है एक ही पोजीशन में रहेगा दोनों समय। मतलब एंगल P जो है वही एंगल P से ही आ रही होगी ना तू, तो एंगल A के कैसे मिलना चाहिए? बराबर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? और देखो एंगल पी क्यू आर बेटा 90 है। देखो अच्छे से 90 डिग्री बन रहा है। तो ये भी कितना है? ए बी सी, ए बी सी 90 डिग्री है। और बेटा ये कौन सी थ्योरम लग गई? ए एंगल एंगल। और एंगल एंगल से ये सब साइड जो है आपस में कैसे मिलेगी ना? प्रोपोर्शन मिलेगी। तो देखो इसका मतलब पी क्यू अपॉन ए बी आर क्यू इक्वल टू सी बी। ठीक है, तो पी क्यू कितना है देख लो जल्दी से। पी क्यू है 6, ए बी कितना है एच, आर क्यू कितना है 4, और ये कितना है 28। ठीक है, क्रॉस करेंगे 6 इंटू 28 एच इंटू 4 को यहां भेज दो, 4 7 28 6 7 42 मीटर जो है बेटा हाइट रहेगी काय की? मीनार की। ठीक है बेटा, चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेशन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसके द्वारा आपने उत्तर देने में किया है, साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखिए। देखो बेटा, मैं इसके 2 सवाल आपको बता दे रहा हूं। ठीक है ना, पहला और दूसरा, बाकी आप सब बन जाएगा आपको। देखो बेटा, एंगल ठीक है, खुला पेज ले लेते हैं। एंगल ए जो है, ठीक है, एंगल ए और एंगल पी, ठीक है, वो आपस में कैसे मिल रहे हैं? बराबर। देखो इधर ध्यान से, एंगल बी और एंगल क्यू को देखो क्या मिल रहे हैं? 80 डिग्री। एंगल सी और एंगल आर को देखो बेटा जरा, 40 डिग्री 40 डिग्री। तो बेटा एंगल एंगल एंगल, ये क्या है आपकी आइडेंटिटी या सर्वांग समता इसको आप बोलोगे। ठीक है ना, सिमिलरिटी। ठीक है ना, इससे ये प्रूव हो जाता है बेटा ये दोनों क्या है? समरूप। और देखें, एक और देख लो। तो देखो बेटा, अगला सवाल क्या है वो वाला और कर दे रहा हूं। जैसे ए बी, देखो ए बी अपॉन क्यू आर। देखो तो ए बी कितना बेटा? 2 है, और क्यू आर कितना है? 4 है। मतलब 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब देखो ए सी अपॉन पी क्यू, तो 3/6, मतलब 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब देखो बेटा बी सी अपॉन पी आर, तो ये है 2.5 और ये 5, 2.5 एकम 2.5 2.5 दूनी 5 होता है। तो देखो बेटा साइड साइड साइड, ये उसका क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म, एस 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 से क्या होगा? सिमिलर। तो इस तरह से देखते हुए बेटा आपको सारे के सारे, हो सकता है एक आध दो कोई कहीं आपको देखने में मिले एक आध नंबर में, तो घबराना नहीं है, इस तरह से ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अगला ऐसे पहचान लेना। अभी आखिरी सवाल है बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, वो क्वेश्चन नंबर 11 में देखना ध्यान से। अब इसको अपन अपने तरीके से करेंगे। हमको तो एंगल निकालने, कौन कौन से? डीओसी, कहां गया? डीओसी, देखो डीओसी, ये दिख रहा है डीओसी, ये चाहिए एक चाहिए डीसीओ,
DCO कहाँ है भैया DCO? DCO ये वाला चाहिए, ठीक है, ये भी मिल जाएगा। और बताओ OAB, OAB कहाँ है वो भी देख लो, OAB, ठीक है। देखो भैया इधर ध्यान से, DB को देखो, DB एक स्ट्रेट लाइन है ऐसी करके, देख रही DB, इस पे एक एंगल ऐसा बन रहा है ऐसा, और वो बोल रहा है 125 है, कितना है 125 डिग्री। बेटा मैं जानता हूं स्ट्रेट लाइन जो रहती है, स्ट्रेट लाइन जो रहती है वो कितने का एंगल बनाती है 180 का, मतलब ये कितने का एंगल है 180 का। इसमें से अगर 125 ने बना दिया, ठीक है, तो ये कितना बचा होगा सोच के देखो, तो 180 में से अगर 125 घटा दोगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा 55, 55 कितना आएगा 55, तो बेटा ये आ जाएगा, ये दिख रहा है ये 55, तो बेटा DOC तो निकल के आ गया, यही तो DOC है, DOC कितना आ गया 55। यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक ट्राइंगल है पूरा, अगर ये 70 है, देखो एंगल DOC में, एंगल DOC में, सॉरी ट्राइंगल DOC में एंगल D को जोड़ोगे, एंगल C को जोड़ोगे और एंगल O को जोड़ोगे, एंगल D कितना दिख रहा है 70, एंगल C आपको पता नहीं है, एंगल O अब भी आपने निकाल लिया, कितना है 55, अब भी निकाला ना आपने, ये कितना है 55 है ना 55, तो कितना आना चाहिए तीनों का योग 180। इसको अगर जोड़ के देखोगे तो 5 125, ठीक है, तो देखना है इधर ध्यान से, 125 को इधर भेज दो तो 180 माइनस 125 तो आएगा कितना 55, ये भी कितना आ रहा है बेटा 55 आ गया। DCO दिख रहा है, DCO आ गया ना, DCO कितना आ गया 55, ये भी निकल के आ गया। अब आपको केवल आखिरी वाला चाहिए था, कौन सा OAB ना, OAB ये वाला OAB, देखो इधर ध्यान से, तो ये जो एंगल है एंगल C और एंगल A और एंगल C, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेटिव एंगल है, कैसा एंगल है A का अंतर, तो भैया अगर इसकी वैल्यू 55 है C की, तो A की भी कितनी होगी 55, तो बेटा तीनों के आंसर कितने आएंगे 55। और इस तरह से बेटा ये थोड़ा थोड़ा बेसिक का अगर ध्यान रखोगे तो ये बिल्कुल चैप्टर आपके हैंड में है, कुछ है ही नहीं, ठीक है बेटा, चलो।